guys, I hope you guys are having a great start to the new year 2025 and I'm sure आप लोगों ने अपने travel plans बनाने शुरू कर दिए होंगे. So in this series of videos, I will be creating videos related to Schengen visa. So people who are looking to go to Europe can view the videos and understand how to apply, how to fill up the application form, what documents are required, and what cover letter is required. मैं हर किसी का एक अलग अलग वीडियो बनाऊंगा so it's easy for everyone to find the exact details they are looking for. This particular video will be about the application form. ये हमें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना है. सारी कंट्रीज का एप्लीकेशन फॉर्म सेम ही होता है बट हमें उस कंट्री की पर्टिकुलर वीएफएस साइट से जाके वो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना होता है बट डिटेल लाइक फील्ड्स एंड एवरीथिंग सबकी सेम होती है. तो टू स्टार्ट विथ हमें डिसाइड करना होता है कि हमें किस एम्बेसी से अप्लाई करना है. इसके लिए 3 केसेस है. सो द फर्स्ट केस इज अगर आप यूरोप में एक ही कंट्री जा रहे हैं. फॉर एग्जांपल मैं ऑस्ट्रिया का लूँगा बिकॉज लास्ट टाइम मैंने ऑस्ट्रिया से अप्लाई किया था. बाय द वे मैं ये वीडियो इसलिए भी शेयर कर रहा हूँ बिकॉज लाइक मैं भी पहले ऐसे ही वीडियोस देखता था एंड देन अप्लाई करता था शेंगन वीज़ा के लिए. मैं अब तक लाइक 5 टाइम्स शेंगन वीज़ा मुझे ग्रांट हो चुका है and recently I got the Schengen visa for 2 years. So you can vouch on the experience and definitely after viewing the videos, I would say आप लोगों को भी Schengen visa मिल जाएगा. So yeah, to again resume the main topic. तो फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें किस कंट्री की एम्बेसी से अप्लाई करना है. इसके लिए 3 केसेस होते हैं. फर्स्ट केस इज अगर आप यूरोप में एक ही कंट्री जा रहे हैं. अगर आप सिर्फ ऑस्ट्रिया ही जा रहे हैं तो वहाँ की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे. सेकेंड केस है अगर आप 2-3 कंट्रीज जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया, स्पेन एंड नेदरलैंड्स. आप यहाँ किसी पर्टिकुलर सिटी में मैक्सिमम डेज रह रहे होंगे. मे बी आप एम्स्टरडेम में 5 डेज रह रहे हैं, वियना में 2 days एंड या बेल्जियम ले लीजिए, ब्रसल्स में 3 days. So in this case, the maximum number of days you are staying at a place is 5 days, that is in एम्स्टरडेम. सो आप एम्स्टरडेम की एम्बेसी यानी कि नेदरलैंड्स की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे. तो आप वहाँ की वीएफएस की वेबसाइट पे जाएंगे. इंडिया की जो वीएफएस की वेबसाइट है नेदरलैंड्स के लिए जो बनी है वहाँ पे, और वहाँ से फॉर्म डाउनलोड करके एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करेंगे, वहाँ अप्लाई करेंगे. तो सेकेंड केसेस जहाँ आपके मैक्सिमम डेज हैं वहाँ की एम्बेसी से. इवन दो आप अगर मान लीजिए एम्स्टरडेम में 5 days रह रहे हैं बट आप इंडिया से लैंड जब कर रहे हैं वहाँ पे तो आप दूसरी किसी सिटी में या दूसरी किसी कंट्री में कर रहे हैं बट स्टिल यू हैव टू अप्लाई बाय नेदरलैंड्स बिकॉज 5 days वहाँ रह रहे हैं मैक्सिमम. 2 केसेस हो गए. नाउ द थर्ड केसेस मे बी आप 3-4 कंट्रीज जा रहे हैं. बेल्जियम हो गया, नेदरलैंड्स हो गया एंड ऑस्ट्रिया होगा एंड मे बी इक्वल नंबर ऑफ डेज रह रहे हैं. 4-4-4, 3-3-3 whatever it is, or maybe 4-4-2. 2 कंट्रीज में सेम नंबर ऑफ डेज है. तो इस केस में क्या होता है कि जहां आप फर्स्ट लैंड करेंगे इंडिया से, फॉर एग्जांपल आप 4 days वियना में रह रहे हैं, 4 days एम्स्टरडेम में एंड 2 days ब्रसल्स में. तो यहाँ 2 कंट्रीज में आप सेम नंबर ऑफ डेज है बट आप लैंड अगर ब्रसल्स कर रहे हैं तो आप बेल्जियम की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे. वहाँ का वीएफएस की वेबसाइट खोल के वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके वहाँ से अप्लाई करेंगे. अगर आप नेदरलैंड्स में लैंड कर रहे हैं फर्स्ट तो आप वहाँ की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे. अगर आप ऑस्ट्रिया की एम्बेसी लाइक ऑस्ट्रिया में लैंड कर रहे हैं पहले तो वहाँ की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे. तो जब सेम नंबर ऑफ डेज अगर आप 2 cities में रह रहे हैं या 2 countries में आई मीन, तो आप जिस कंट्री में फर्स्ट लैंड हो रहे हैं वहाँ की एम्बेसी से अप्लाई करेंगे. तो ये 3 केसेस हो गए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड. इसमें कोई डाउट किसी को नहीं होना चाहिए. एंड सो अब नेक्स्ट मैं एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना बताऊंगा कि एक एक फील्ड लाइक हाउ टू फिलअप ईच एंड एवरी फील्ड. और जो भी डाउट्स होते हैं लोगों के मुझे पता है बिकॉज इवन स्टार्टिंग में जब मैं फिलअप करता था मुझे भी काफ़ी डाउट्स होते थे. तो मैं अलग अलग वीडियोस देखता था बट किसी भी जगह एक वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी. तो आई होप कि आपको इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. And yeah, I will start with the application form. Before that, I would like to say if you like the information shared by me, please like the video and subscribe the channel also. Now let's start with the application form. So this is the application form for the Schengen visa via Austria Embassy. And आप किसी भी कंट्री के थ्रू अप्लाई करें, एप्लीकेशन सेम ही रहेगी. बस आप ये ध्यान रखिएगा कि उसी कंट्री की वीएफएस वेबसाइट से
फॉर्म डाउनलोड करेंगे। देखिए यहाँ पे जैसे ऑस्ट्रिया का बन रखा है फ्लैग, एंड ऑस्ट्रिया दिल्ली लिखा हुआ है, वैसे ही दूसरी कंट्री का होगा तो उनकी कंट्री के हिसाब से लिखा होगा, बट द फॉर्म इज सेम। नाउ लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट फील्ड इज सरनेम। यहाँ आप अपना सरनेम लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरा समतानी है तो मैंने यहाँ समतानी लिखा। सरनेम एट बर्थ, ये उन लोगों के लिए है जिनका सरनेम चेंज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल गर्ल्स का मोस्टली आफ्टर मैरिज चेंज होता है, जरूरी नहीं है बट मोस्टली चेंज होता है, तो उनका बिफोर मैरिज जो सरनेम होता है वो यहाँ पे लिखेंगे वो लोग। अगर किसी का चेंज नहीं हुआ है तो इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं या नॉट एप्लीकेबल लिख सकते हैं। नाउ फर्स्ट नेम ऑब्वियसली जो आपका है पासपोर्ट में लिखा हुआ वही लिखिएगा। नाउ क्वेश्चन आता है कई लोगों का कि अगर हमारा मिडिल नेम भी है, अगर आपका मिडिल नेम भी है, फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम अविनाश कुमार समतानी होता तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम में अविनाश स्पेस कुमार लिखता, बट मेक श्योर यही सेम आपके पासपोर्ट में हो। अगर आपके पासपोर्ट में नहीं लिखा है तो मत लिखिए, अगर लिखा हुआ है तो वैसा का वैसा यहाँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम होना चाहिए। तो दिस इज क्लियर। नाउ डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो लिख दीजिएगा इस फॉर्मेट पे। डे मंथ ईयर, प्लेस ऑफ बर्थ, जैसे कई लोगों का सिर्फ सिटी लिखा होता है, स्टेट नहीं लिखा होता है, तो आप मत लिखिएगा। जैसा आपके पासपोर्ट में वैसा यहाँ पे लिखना चाहिए आप लोगों को। कंट्री ऑफ बर्थ यहाँ इंडिया लिख दीजिएगा। नेशनैलिटी इंडियन हो जाएगी यहाँ पे। कोई और नेशनैलिटी है आपकी तो वो आप यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ मेल है फीमेल है वो आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। यहाँ सिंगल है, मैरिड है, सेपरेटेड है, जो भी है आप वो यहाँ टिक कर सकते हैं। 10th पॉइंट है माइनस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप फैमिली है, हस्बैंड वाइफ और आपका सन या डॉटर है, कोई भी है आपके साथ घूमने जा रहा है, ऑफकोर्स माइनर है बिलो 80, तो उस केस में पेरेंटल अथॉरिटी चाहिए होती है। तो यहाँ पे पेरेंट का नाम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, जो भी डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आएंगी इन केस ऑफ माइनर ओनली। अगर आप फैमिली में 2-3 लोग जा रहे हैं, उसमें छोटा एक बेबी है या माइनर है, तो उस केस में यहाँ पे फादर या मदर की आप डिटेल्स डाल सकते हैं, पेरेंट की किसी की। नाउ नेक्स्ट इज नेशनल आइडेंटिटी नंबर। इन आवर केस इट विल बी आधार नंबर। नाउ टाइप ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, ये सबका मोस्टली ऑर्डिनरी पासपोर्ट ही होगा तो आप इस पर टिक कर सकते हैं। अगर आपको कोई और पासपोर्ट है तो आप उस पर क्लिक कर दीजिएगा। नंबर ऑफ ट्रैवल डॉक्यूमेंट, यहाँ पासपोर्ट नंबर जो भी है आपका वो लिख दीजिएगा। डेट ऑफ इशू आप अपने पासपोर्ट में चेक कर सकते हैं, वो लिख दीजिएगा। वैलिड एंटिल, ये भी आपके पासपोर्ट में लिखा रहता है, वो आप मेंशन कर सकते हैं। इशूड बाय कंट्री, इंडिया का पासपोर्ट है तो इंडिया से इशू हुआ है तो वो यहाँ लिख दीजिएगा। 17 फील्ड मोस्टली सबके लिए नॉट एप्लीकेबल या ब्लैंक आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज इन दिस केस इट इज रिटर्न दैट वेदर आपका कोई फैमिली मेंबर EU, CH या UK नेशनल है और उसका बेनिफिशियरी है EU UK विड्रॉल एग्रीमेंट के थ्रू एप्लीकेबल है, तो आप उसकी डिटेल्स दे सकते हैं। मोस्टली ये नॉन एप्लीकेबल होगा लोगों का, तो इसको आप ब्लैंक छोड़ सकते हैं 17 को, पूरी फील्ड को। नाउ नेक्स्ट इज 18th। अगेन सेम, आपकी कोई फैमिली रिलेशन में UEA और CH सिटीजन और UK नेशनल है हु इज अ बेनिफिशियरी ऑफ द EU UK विड्रॉल एग्रीमेंट, जैसे आपकी स्पाउस, चाइल्ड, ग्रैंड चाइल्ड कोई है तो आप उसको टिक कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो आप उसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। एप्लीकेंट्स होम एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ आप अपनी एड्रेस, फुल एड्रेस यहाँ दे दीजिएगा जो भी है, और एड्रेस वो दीजिएगा जो आपके पासपोर्ट में मेंशन हो। एंड ईमेल एड्रेस आप अपनी दे सकते हैं, जो भी आपके टेलीफोन नंबर +91 कोड लगाइएगा एंड आपका मोबाइल नंबर, मोस्टली आजकल सबके पास मोबाइल नंबर है तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। 20th फील्ड इज रेसिडेंस इन ए कंट्री अदर देन द कंट्री ऑफ नेशनैलिटी। अगर आप किसी और कंट्री के भी रेजिडेंट हैं तो आप यहाँ पे यस करेंगे, अदरवाइज नो। ये भी मैक्सिमम लोगों के लिए नो ही होगा अगर आप इंडिया में ही रह रहे हैं और कहीं नहीं रिसाइड करते हैं। करंट ऑक्यूपेशन, जो भी आपकी करंट ऑक्यूपेशन, स्टूडेंट है स्टूडेंट लिखिए, आप कहीं जॉब करते हैं तो आप मैनेजर हैं, IT कंसल्टेंट हैं, जो भी है आप लिख सकते हैं। जैसे मेरे केस में मैं प्रोप्राइटरशिप हूँ, प्रोप्राइटरशिप फर्म है मेरी, तो मैंने प्रोप्राइटर लिखा था यहाँ पे। आप डायरेक्टर लिख सकते हैं, CEO लिख सकते हैं, जो भी है आप यहाँ पे अपनी ऑक्यूपेशन लिख सकते हैं।
Now 22nd, that is employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of educational establishment. ये क्लियर है, जहाँ भी आप काम करते हैं वहाँ की एम्प्लॉयर का नाम, एड्रेस एंड टेलीफोन नंबर देना है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो नेम, एड्रेस ऑफ एजुकेशनल एस्टेब्लिशमेंट. मेरे केस में मेरा खुद का बिजनेस है, आईटी बिजनेस, तो मैंने यहाँ पे अपने घर की एड्रेस दी थी बिकॉज आई वर्क फ्रॉम होम, और अपना ही कॉन्टेक्ट नंबर दिया था. दिस इज सिंपल, ऑल दीज फील्ड्स. नाउ द पर्पस ऑफ जर्नी, मोस्टली ये टूरिज्म का ही होगा सबका, तो आप टूरिज्म टिक कर सकते हैं. अगर आप किसी बिजनेस के लिए जा रहे हैं, विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स जा रहे हैं, तो आप उसको टिक कर सकते हैं, बट मोस्टली ये टूरिज्म होगा, तो आप उस पर टिक कर दीजिएगा. नेक्स्ट है 24th, एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑन पर्पस ऑफ स्टे. अगर आप कोई पर्टिकुलर पर्पस से जा रहे हैं जो आप यहाँ मेंशन करना चाहते हैं या एम्बेसी को बताना चाहते हैं, तो यहाँ मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए. मैंने आज तक 4-5 टाइम्स मैंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया, एवरी टाइम मैंने इसको ब्लैंक ही छोड़ा है. Now the 25th point is member state of main destination and other member states of destination. By member state they mean country. आप कौन सी कंट्री आपकी मेन डेस्टिनेशन है. स्टार्टिंग में मैंने आपको 3 केसेस बताए थे कि अगर आप एक ही कंट्री जा रहे हैं तो आपकी एक ही डेस्टिनेशन होगी मेन. फॉर एग्जांपल हियर ऑस्ट्रिया, तो आप यहाँ ऑस्ट्रिया लिखेंगे. अगर आप 2-3 कंट्रीज जा रहे हैं तो वहाँ मैक्सिमम डेज किस कंट्री में जा रहे हैं वो भी आपका यहाँ पे ऑस्ट्रिया होगा, क्योंकि तभी आप इस कंट्री इस फॉर्म का यूज कर रहे हैं, तो ऑस्ट्रिया होगा. एंड थर्ड केस था कि अगर आप सेम नंबर ऑफ डेज जा रहे हैं 2-3 कंट्रीज में, तो आप फर्स्ट जहाँ पे लैंड करेंगे वहाँ का होगा, तो भी इस केस में आप इसी फॉर्म को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ऑस्ट्रिया ही होगा. इसका मतलब है कि आपको ऑस्ट्रिया लिखना है, उसके बाद अदर मेंबर स्टेट्स, जो बाकी कंट्रीज हैं उनके नाम भी लिखने हैं. यहाँ पे आप ऑस्ट्रिया लिखिएगा, फिर आप जो भी 2-3 कंट्रीज, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, जहाँ भी जा रहे हैं उन कंट्रीज का नाम भी 1 बाय 1 नीचे लिख दीजिएगा. मेन आपकी स्टेट होगी, कंट्री होगी ऑस्ट्रिया. हियर मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट कंट्री, आपकी मेन तो ऑस्ट्रिया हो सकती है, बट मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट कंट्री ये जरूरी नहीं है कि ऑस्ट्रिया हो, बिकॉज मे बी आप लैंड ब्रसल्स या एम्स्टर्डम किसी और सिटी में कर रहे हैं और कंट्री में, तो उस कंट्री का नाम आएगा जहाँ फर्स्ट लैंड कर रहे हैं. इन दोनों में यही डिफरेंस है कि मेन डेस्टिनेशन तो यहाँ ऑस्ट्रिया रहेगा, मेन स्टेट, बट यहाँ मेंबर स्टेट ऑफ फर्स्ट कंट्री डिफरेंट हो सकता है, बिकॉज आप किसी और कंट्री में लैंड कर रहे हैं पहले, फिर ऑस्ट्रिया बाद में आ रहे हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा. सिंपल है. नाउ नेक्स्ट इज 27th, नंबर ऑफ एंट्रीज रिक्वेस्टेड. सिंगल एंट्री मतलब एक बार जाएंगे आप यूरोप, देन वापस आ जाएंगे. 2 एंट्रीज मतलब एक बार जाएंगे देन रिटर्न, मे बी आफ्टर फ्यू डेज आप फिर जाएंगे. 2 एंट्रीज. मल्टीपल एंट्रीज मतलब 2-3 बार आपका आना जाना हो सकता है, बट मोस्टली ये केस में सब लोग सिंगल एंट्री ही करते हैं या फिर मल्टीपल एंट्रीज करते हैं. कई लोग सजेस्ट करते हैं कि सिंगल एंट्री टिक करिए या कई मल्टीपल एंट्रीज. मैं अपना एग्जांपल दूंगा. मैंने आज तक every time I have checked this box, the single entry box, मिलता हमेशा मल्टी एंट्रीज ही है, बट आप, मेरे सजेशन ये रहेगा कि आप सिंगल एंट्री ही करिए. एंड नेक्स्ट इज इंटेंडेड डेट ऑफ अराइवल ऑफ द फर्स्ट इंटेंडेड स्टे इन द शेंगन एरिया. यहाँ पे आप कौन सी डेट को वहाँ पे लैंड होंगे उसको, उस डेट को मेंशन करिएगा. और ये आपको वही डेट मेंशन करनी है क्योंकि हमें फ्लाइट टिकट्स भी यहाँ शेयर करनी होती है. वो डॉक्यूमेंट्स का मैं वीडियो अलग बनाऊंगा, तो मेक श्योर वही डेट लिखिए जो आप जिस डेट पे वहाँ लैंड करेंगे शेंगन एरिया में. The next is intended date of departure from the Schengen area after the first intended stay. आपका जब टूर खत्म होगा, किस दिन आप वहां से रिटर्न होंगे, रिटर्न फ्लाइट है, तो वो यहाँ पे आपको डेट लिखनी है. तो यहाँ पे लैंड जिस दिन होंगे उस दिन की डेट, जहाँ और यहाँ पे जब आप वहां से डिपार्ट होंगे उस दिन की डेट. दिस इज फाइन. 27th. 28th, फिंगरप्रिंट्स कलेक्टेड प्रीवियसली फॉर द पर्पज ऑफ अप्लाइंग फॉर शेंगन वीजा. अगर आपने पहले भी अप्लाई किया है तो आपके फिंगरप्रिंट वगैरह लिए गए होंगे, तो आप यस करिएगा. अगर नहीं, फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो नो कर दीजिएगा. अगर आपने पहले फिंगरप्रिंट्स दिए हैं, डेट इफ नो यू कैन राइट इट. अगर नहीं भी याद है कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैंने भी हमेशा फिंगरप्रिंट दी हैं बट डेट रिमेंबर नहीं थी मुझे, हमेशा मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता था. आई वुड जस्ट ऑन क्लिक दिस वन, यस. एंड 29th इज एंट्री परमिट
फॉर द फाइनल कंट्री ऑफ डेस्टिनेशन वेयर एप्लीकेबल। इसका मतलब है कि जैसे आप इंडिया से यूरोप जा रहे हैं, हो सकता है कई लोग यूरोप से कहीं दूसरी कंट्रीज जा रहे हो, जैसे यूएस, यूके या कहीं और, तो वहाँ का आपके पास परमिट है कि नहीं जाने का, उसकी डिटेल्स मांगिए। मोस्टली ज़्यादातर लोग इंडिया से जाते हैं तो फिर वापस ही इंडिया आएंगे, वो आगे शायद ही जा रहे हो, अगर जा रहे हैं तो आप वहाँ डिटेल्स दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसको ब्लैंक छोड़ दीजिएगा। Now the 38th point is surname and first name of the inviting person in the member state. If not applicable, name of the hotel or temporary accommodation in the member state. यहाँ पे आपको उनका नाम, फर्स्ट नेम, सरनेम देना है जिन्होंने आपको इनवाइट किया है, अगर किया है तो। अदरवाइज आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं तो आप होटल वगैरह या एयरबीएनबी वगैरह में रहेंगे, तो वहाँ यहाँ पे आप उन होटल्स के नाम लिख देंगे। अब आप बोलेंगे यहाँ पे काफ़ी कम जगह है, जितने भी दो तीन, अगर 3 जगह जा रहे हैं 3 होटल्स, एक वन बाय वन आप लिख सकते हैं। अगर 6-7 कंट्रीज जा रहे हैं तो मोस्टली कम ही लोग जाते हैं, तो आप 2-3 यहाँ से लिख सकते हैं, बाकी फिर हम कवर लेटर वगैरह में लिख सकते हैं। तो यहाँ आप उनका सिर्फ नेम लिख दीजिएगा, होटल्स का या एयरबीएनबी का। द नेक्स्ट पॉइंट इज एड्रेस एंड ईमेल, एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग पर्सन, होटल, टेम्पररी अकोमोडेशन। यहाँ जो आपने नाम लिखे 3-4 जो भी होटल के, उनके यहाँ पे एड्रेस एंड ईमेल यहाँ पे आपको लिखना है, उसी सेम सीक्वेंस में लिख दीजिएगा। 3 या 4 जो भी आपके होटल्स बुकड है उनकी एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस, यहाँ पे करस्पॉन्डिंग फोन नंबर्स सेम सीक्वेंस में आप लिख दीजिएगा। होटल रिजर्वेशंस आपको डॉक्यूमेंट्स में देनी पड़ती है, तो मेक श्योर जो भी आप शेयर करेंगे अकोमोडेशंस, होटल रिजर्वेशंस, वही आप यहाँ पे मेंशन करिएगा। द 31st पॉइंट इज नेम एंड एड्रेस ऑफ इनवाइटिंग कंपनी ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको कोई कंपनी ऑर्गेनाइजेशन इनवाइट कर रही है, आप उनके बेसिस पे जा रहे हैं, तो आप या इस पॉइंट में लिखेंगे उनका नाम एंड एड्रेस की, किस कंपनी ने आपको बुलाया है, उनका एड्रेस वगैरह। ये मोस्टली नॉट एप्लीकेबल होगा अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हैं, अगर है डिटेल्स तो आप लिख सकते हैं। ये उन्हीं के लिए है 31st पूरा। एंड देन 32nd, cost of traveling and living during the applicant stay is covered by applicant himself, herself or by sponsor। अगर आप खुद के पैसे से जा रहे हैं, खुद ही सब कुछ ट्रांसपोर्ट, होटल्स खुद कर रहे हैं, तो आप लिखेंगे कि मैं खुद को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। फिर आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आप कैश ले जा रहे हैं, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो भी है, बट इसमें मेक श्योर आप प्रीपेड अकोमोडेशन एंड प्रीपोड ट्रांसपोर्ट क्लिक करिएगा, बिकॉज हमें वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में डिटेल्स शेयर करनी है, फ्लाइट डिटेल्स, इंटरनल ट्रैवल जो हम करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री, उसका भी हमें ट्रांसपोर्ट के डिटेल्स शेयर करनी होती है, एंड होटल्स तो है ही। तो ये दोनों पॉइंट तो होंगे ही, तो आप क्रेडिट कार्ड एंड कैश भी कर दीजिएगा। ये तो हुआ अगर आप खुद को स्पॉन्सर कर रहे हैं। अगर इन केस आप वाइफ के साथ या आप अपने बेबी के साथ जा रहे हैं, आप ये उनका फॉर्म भर रहे हैं, कि आपको हर किसी का इंडिविजुअली फॉर्म भरना पड़ता है, लाइक सेल्फ का भी, वाइफ का भी, सन और डॉटर जिसका भी है उनका भी लिखना पड़ता है। तो अगर आप वाइफ का फॉर्म भर रहे हैं, आप उन्हें स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो वाइफ के फॉर्म में आप स्पॉन्सर करेंगे, तो वो उस केस में यहाँ पे लिखेंगे आपकी वाइफ के फॉर्म में कि हाँ स्पॉन्सर। स्पॉन्सर में कौन स्पॉन्सर कर रहा है, यू कैन राइट इट लाइक हस्बैंड, एंड देन यू कैन राइट कैश, प्रीपेड ट्रांसपोर्ट, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड, ऑल दिस थिंग्स। इन केस ऑफ माइनर वो हमेशा स्पॉन्सर ही होगा, क्योंकि उनके फादर या मदर या ग्रैंड पेरेंट्स जो भी है वो उनको स्पॉन्सर कर रहे होंगे, तो वो आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सेम कैश, ऑल एक्सपेंसेस कवर्ड, अकोमोडेशन प्रोवाइडेड, ऑल दिस इनको क्लिक कर सकते हैं। This is also simple. Now 33rd, surname and first name of the person filling in the application form if different from the applicant. In case of minor, आप जैसे अपने सन डॉटर का अगर भर रहे हैं, एज ए फैमिली जा रहे हैं, आप अगर उनके लिए फॉर्म उनका भर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी एड्रेस, नेम वगैरह वो सब फिल कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे सिर्फ नेम, सरनेम एंड फर्स्ट नेम है। नेक्स्ट फील्ड में यू कैन राइट द एड्रेस एंड ईमेल एड्रेस एंड द टेलीफोन नंबर ऑफ द पर्सन। ये सिर्फ माइनर के केस में ही होगा, बाकी तो आप इंडिविजुअली सब अपना खुद का फॉर्म भरेंगे ही। तो दिस इज डन। नाउ आई थिंक क्वाइट इजी है फॉर्म, ऐसे कोई फील्ड है नहीं जिसमें कन्फ्यूजन होना चाहिए, बाकी मैंने डिटेल्स शेयर कर ही दी हैं।
एंड लास्ट फाइनली आप यहाँ पे अपना सिग्नेचर कर सकते हैं। इन केस ऑफ माइनर आप पेरेंट्स कोई भी सिग्नेचर कर सकते हैं। यहाँ पे प्लेस एंड डेट डाल दीजिएगा। ये वीएफएस में आपका जब अपॉइंटमेंट होगा बायोमेट्रिक या डॉक्यूमेंट सबमिट करने का, उसके 1-2 दिन पहले की डेट डाल सकते हैं, प्लेस डाल सकते हैं। सो या दैट्स इट। आई होप आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। इफ यू हैव still have any doubt or query, you can always like write a comment and I will try to reply as soon as possible. And if you like the details and the explanation that I have done, please subscribe my channel and like the video, share it with your friends and family, whoever is looking to go to Europe. And मेरे चैनल पे और भी वीडियोस हैं, like recently I went to Australia, so उससे related videos हैं, you can find it there. Like वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस मैंने वहाँ एक्सप्लेन किया है, एज वेल एज जो मैं वहाँ पे मैंने प्लेसेस विजिट की हैं उनके मैंने वीडियोस डाले. So yeah, you can explore my channel, and if you like it, please subscribe it, like it, and share it with your friends. Thank you.